हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत है स्टडी कर पर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 23 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि पहली बार यह दिवस 1970 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था और फिर इसके बाद 22 अप्रैल 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑफिशियली तौर पर अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया गया था 22 अप्रैल को। दोस्तों प्रकृति और पृथ्वी के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि पृथ्वी को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, किस प्रकार से इसको बचाया जाए, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम भी जरूर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि थीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो काफी इंपॉर्टेंट थीम है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब बात आई है पर्यावरण से संबंधित एक दिवस की। तो पूरे साल में जो भी पर्यावरण से रिलेटेड दिवस मनाए जाते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को और अर्थ डे मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। और इसी प्रकार से वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। इसके अलावा विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और इसके अलावा विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। और विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है 22 जून को। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मनाया जाता है 29 जून को। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। और विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इससे आपको ऐड हो जाना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहां पर आपको मिल जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों आप मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो त्रिशूर पूरम उत्सव है या महोत्सव है ये केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से यह केरल में मनाया जाता है। 7 दिन का यह त्योहार होता है। दोस्तों त्रिशूर पूरम महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कोचीन के शासक रहे हैं शाक्तन थम्पुरन, तो उनके द्वारा त्रिशूर पूरम महोत्सव की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर दोस्तों बात आई है फेस्टिवल की, तो साल में मनाए जाने वाले प्रमुख फेस्टिवल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए थाई पूसम त्योहार 2024 कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर राजस्थान में। गोले मेला महोत्सव 2024 का आयोजन उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया गया है।
और ममनी खाद्य महोत्सव 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। इसके अलावा मोनेलम चेनमो महोत्सव 2023 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। इसके अलावा गोरसम कोरा महोत्सव 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जलीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। देखिए दोस्तों, एक फेस्टिवल होता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल और एक होता है केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है और जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 2024 में अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो इस साल इसका आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 का आयोजन उज्जैन में किया गया है। इसके अलावा केरल में परिपली गज मेला आयोजित किया जाता है और केरल में ही विशु महोत्सव मनाया जाता है। और विशु को आप याद रखिएगा कि यह मलयालम नया साल है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया गया है और उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया गया है। तो यह हैं कुछ प्रमुख त्योहार और महोत्सव। बात आई थी केरल की, तो केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और दोस्तों यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली और मथिकेतन सोला, ये सभी नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। तो 20 अप्रैल को भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वहां पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। और इस अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों ने भाग लिया है। दोस्तों इस अभ्यास का आयोजन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है, यानी भारत अपनी समुद्री सीमा की रक्षा किस प्रकार से करे और जो समुद्री सीमा पर चुनौतियां हैं उनसे किस प्रकार से निपटे, इसके लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया है। बात आई है इंडियन नेवी की, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में की गई थी और इसका पुनर्गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका काम होता है समुद्री हितों और भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुणा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज की बात आई थी तो कुछ प्रमुख एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। अभ्यास लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच। अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन पहली बार भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है 2024 में। नसीम अलवह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच आयोजित किया जाता है। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। विनवेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और वियतनाम के बीच किया जाता है। और काचिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। ऑसी इंडेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। इसके अलावा मैत्री युद्धाभ्यास का आयोजन भारत थाईलैंड के बीच और अयोध्या अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्ती युद्धाभ्यास का आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। इसी प्रकार से समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको हमने रिवाइज कर लिया है। इनको आप नोट कर लें। बार बार आप जब रिवाइज करेंगे तो ये सभी एक्सरसाइज आपको याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो वो है अमेरिका। तो अभी हाल ही में स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में सिप्री बोलते हैं, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2023 में सेना पर सबसे अधिक खर्च किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में जो सैन्य खर्च हुआ है पूरे विश्व में वो 2022 के मुकाबले 6.8% ज्यादा है। यानी कि 6.8% ज्यादा सेना पर खर्च हुआ है पूरे विश्व में
2023 में। दोस्तों 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले टॉप 5 देश अगर हम डिस्कस करें तो इसमें पहले नंबर पर है अमेरिका। इसने 916 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं सेना पर। तो दूसरे नंबर पर है चाइना, इसने 296 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। रसिया ने 109 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। भारत ने 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं और सऊदी अरब ने 75.8 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं सेना पर। तो दोस्तों इसमें भारत की पोजीशन भी आपको याद रखनी है। भारत की पोजीशन क्या है? 4th है, यानी कि 2023 में सेना पर खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है और भारत ने 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किए हुए हैं 2023 में अपनी सेना पर। बात आई थी सिप्री की या स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो इसका गठन हुआ था 6 मई 1966 को। संस्थापक हैं इसके टेज एयरलैंडर और अल्बा मायरडल और इसका हेडक्वार्टर है सोलना, स्वीडन में और इसके प्रमुख हैं स्टीफन लोफवेन। दोस्तों सिप्री का काम क्या होता है? तो सिप्री का काम होता है सेना के खर्च का डेटा उपलब्ध कराना और हथियारों का जो व्यापार होता है उसका डेटा उपलब्ध कराना। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां मिलन नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम में। दोस्तों स्वदेशी लेजर हथियार है दुर्गा 2। तो इसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? DRDO के द्वारा किया जाएगा। अडानी ग्रुप ने कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। 2024 में नाटो देशों के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा भारत का पहला 155 mm स्मार्ट बारूद बनाया गया है। भारत में पहली बार रक्षा उद्योग में 100% FDI किसे प्राप्त हुआ है? स्वीडिश कंपनी साब को। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं दोस्तों? डी गुकेश। तो 17 साल के हैं डी गुकेश। तो उन्होंने अभी हाल ही में फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत लिया है। और आपको याद रखना है कि महिला वर्ग में चीन की तान झोंगी के द्वारा 2024 का फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता गया है। वर्तमान में जो फिडे विश्व चैंपियन है चीन के डिंग रेलन, उनसे होगा, यानी कि वो साल के अंत में डिंग रेलन से सामना करने वाले हैं। डी गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। डी गुकेश का संबंध चेन्नई तमिलनाडु से है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बात आई थी फिडे की, तो इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। मेंबर कितने हैं? 201। अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्यूकोरविच। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों जो सिट्रोइन कंपनी है ये वाहन बनाने वाली कंपनी है और इसकी जो इंडिया की शाखा है जिसे सिट्रोइन इंडिया बोला जाता है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MS धोनी या महेंद्र सिंह धोनी सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों फ्रांस की एक कंपनी है जिसका काम होता है वाहन बनाना, जिसका नाम है सिट्रोइन। तो उसने अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सिट्रोइन कंपनी की जो इंडिया की शाखा है जिसे सिट्रोइन इंडिया बोला जाता है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। तो 2 साल के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आपको याद रखना है दोस्तों, अभी सिट्रोइन इंडिया के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था। तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? सिट्रोइन। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो सिट्रोइन इंडिया कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में इंडोनेशिया को 500 इलेक्ट्रिक कारें प्रदान की गई हैं, यानी कि वहां पर उनका निर्यात किया गया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? सिट्रोइन।
चलिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनी है चुनाव आयोग की तरफ से शीतल देवी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव। वोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। इसके अलावा त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं 2023 में राजकुमार राव। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद समी बने हैं। अगला क्वेश्चन है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की ऑफिशियली यात्रा पर गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं एग्जाम में। आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। तो दोस्तों CDS जनरल अनिल चौहान फ्रांस की ऑफिशियली यात्रा पर गए हुए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस यात्रा का उद्देश्य है भारत और फ्रांस के बीच के जो संबंध हैं, जो रक्षा से संबंधित संबंध हैं, उनको और मजबूत करना। जनरल अनिल चौहान फ्रांसीसी अंतरिक्ष कमान और लैंड फोर्सेस कमांड का दौरा भी करेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप नोट करते जाइएगा। देखिए दोस्तों, बात आई है फ्रांस की और भारत की। तो फ्रांस और भारत के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो शक्ति अभ्यास ये भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के द्वारा आयोजित कराने वाला एक्सरसाइज है। और वरुण अभ्यास भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। गरुण अभ्यास भारत की वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो इन तीनों अभ्यासों को आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रांस किस महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में। कैपिटल क्या है इसकी, पेरिस। और इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है, गैब्रियल अटल। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के। और करेंसी क्या है, यूरो। देखिए बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो UPI को औपचारिक रूप से अभी हाल ही में पेरिस के एफेल टावर में लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है। और इस स्कैनर ने इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे सटीक और हाई क्वालिटी वाली इमेज बनाई है। फ्रांस के सरगेई शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन है, फ्रांस है। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा बलराज पंवार ने। तो देखिए रोइंग का मतलब होता है नौकायन। तो नौकायन में भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा प्राप्त हुआ है। यानी कि बलराज पंवार ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है रोइंग में। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों बात आई है ओलंपिक की। तो भारत का एक देखिए पेरिस ओलंपिक कब आयोजित किए जाएंगे, 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। 2024 में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, इसमें पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग ऐसे खेल भी शामिल किए गए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। देखिए दोस्तों, बिल्किस मीर अभी कुछ समय पहले काफी चर्चा में रही हैं। तो बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक आयोजित किया जाएगा, उसके लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में कौन काम करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा कौशिक राजशेखर। तो दोस्तों ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग एकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान बिजली रूपांतरण और परिवहन के विद्युतीकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि कौशिक राजशेखर का संबंध कर्नाटक से है, यानी कि कर्नाटक के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं कौशिक राजशेखर। दोस्तों कौशिक राजशेखर को साल 2022 में
ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। बात आई थी जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। टोक्यो इसकी कैपिटल है। प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। जापानी येन करेंसी है। और आपको याद रखना है कि सोमेन साई त्योहार जापान में अभी हाल ही में मनाया गया है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन और जिमेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। और जापान अभी हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया है, वह कहाँ निवास करते हैं? आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सोमपेन जनजाति है उसके 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया है, यानी कि इस जनजाति के लोगों ने पहली बार वोटिंग की है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। आपको याद रखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक लोकसभा सीट है और उसके लिए सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों के द्वारा पहली बार वोटिंग की गई है। यहाँ पर आप इन जनजातियों को देख सकते हैं। दोस्तों, ये काफी दुर्लभ जनजाति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। देखिए दोस्तों, 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसके आंकड़ों के आधार पर सोमपेन की जो अनुमानित जनसंख्या है वो 229 है। यानी सोमपेन जनजाति के लोग कितने हैं पूरे भारत में? वो हैं 229 और ये संख्या सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? नलिन प्रभात। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, यह किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की। आरबीआई ने अजीत कुमार केके को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया है? धनलक्ष्मी बैंक का। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? स्लोवेनिया। और तूते धारा या अग्नि केली त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटका में। लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? मेटा के द्वारा। वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? हिंदुस्तान जिंक। 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? एमएस धोनी। सुरेंद्र एस जोधका और किसको डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? विकास कुमार को। चलिए दोस्तों, अब हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के बंदरगाह यानी भारत के पोर्ट। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है और ये अरब सागर में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, ये अरब सागर में है। निहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये भी अरब सागर में है। और मारमागांव बंदरगाह गोवा में है, ये अरब सागर में है। इसके अलावा न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है, ये भी अरब सागर में है। और कोच्चि बंदरगाह केरल में है, ये भी अरब सागर में है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु में है, ये बंगाल की खाड़ी में है। चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, ये बंगाल की खाड़ी में है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, ये भी बंगाल की खाड़ी में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है, बंगाल की खाड़ी में है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और बंगाल की खाड़ी में है। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है? आंसर हो जाएगा असम। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर असम बताया हुआ है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।